चार्ज है और लाइन चार्ज में ये फील्ड लाइन अगर आप यहां समझें तो फील्ड लाइन मैंने सीधे कैसे बनाई है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट चार्ज रखे हैं। एक पॉइंट चार्ज यहां पे, 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 एक पॉइंट चार्ज यहां पे। 5 पॉइंट चार्ज के रिजल्टेंट की लाइंस बनाती सीधा ये। जैसे 2 पॉइंट चार्ज की लाइंस कैसी बनती ये तो हमें पता है, ऐसी बनती बाहर की तरफ सभी एरो। तो ऐसे अगर 5 चार्ज रखे होते तो फील्ड लाइंस ऐसी बनती। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने से अंतर क्या आएगा। तो ये पॉइंट चार्ज, उम्मीद है समझ गए होंगे कि ये पॉइंट चार्ज ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूं। लेंथ बढ़ा रहा हूं मतलब एक्चुअली चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो मैंने लेंथ ऑफ रॉड ये इंक्रीज की। अब देखिए नए चार्जेस पैदा होते जा रहे हैं और रिजल्टेंट फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती जा रही। पहले लाइंस कैसी थी, ये इस तरह, ठीक है, हर जगह लगभग डाइवर्ज होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां सिंपली लेंथ ये बढ़ा रहा हूं। अब आप फील्ड लाइन देखें तो बिल्कुल अभी भी डाइवर्ज होती हुई है, एजेस पे डाइवर्जेंस ज्यादा है। अब ये फील्ड लाइन देखिए तो ये डाइवर्ज अच्छा खासा हो रही है, एजेस पे डाइवर्जेंस अभी भी है। लेकिन जरा सेंटर के नेबरहुड में देखिए, लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। सेंटर के नेबरहुड में लाइंस स्ट्रेट बाहर निकल रही है और सिर्फ एक लाइन में नहीं, पूरे सर्कल में स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं। रोटेट करके व्यू देखिए। हाँ, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, व्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, सिर्फ सेंटर के नेबरहुड का व्यू दिखा रहा हूं। तो ये सेंटर के नेबरहुड का व्यू है। तो देखिए सेंटर के आसपास आपको लाइंस रफली बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। और अब इस स्ट्रेटनेस फैक्टर को देखिएगा लेंथ कम करने पे। अब देखिए स्ट्रेट नहीं है उतनी, बीच की लाइन भर स्ट्रेट है, सिमेट्री की वजह से बाकी में कर्वनेस ज्यादा है। अब मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो देखिएगा ये स्ट्रेट की तरफ टेंड कर रही है। और अगर लेंथ अच्छी खासी हो गई तो ये रफली स्ट्रेट है, मतलब आइडियली इनफाइनाइट लेंथ होती तो ये सभी स्ट्रेट होती और ये सर्कल की तरह ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर रही होती। देखिए ये फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती। और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड लाइन चाहिए होती कि फील्ड कैसा है, तो जैसे ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये व्हाइट कलर का, और इस पे जो व्हाइट है वो हमारा नेट फोर्स है। मैं कंपोनेंट फिलहाल हटा देता हूं। अब मैं इसको मूव करके दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए पास आ रहा है, फील्ड स्ट्रांग है, दूर पे फील्ड कमजोर है, और ये थीटा चेंज हो रहा है, ये इस तरीके से फील्ड लाइन इसकी बदल रही है। ठीक, और ये ऊपर नीचे करने पे फील्ड लाइन कांस्टेंट है। जैसे इसको अब मैं यहां रखूं, टॉप व्यू देखूं तो इसका टॉप व्यू कुछ हमें ऐसा दिखेगा। और ये पॉइंट चार्ज को मैं पास ले आता हूं, कहां चला गया पॉइंट चार्ज, ये है पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसका थीटा बदल रहा हूं, डिस्टेंस थोड़ा और बड़ा कर देता। अब देखिएगा मैं इसका थीटा बदलूंगा तो फील्ड लाइंस ऐसी बाहर की तरफ है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो टॉप व्यू इसका सिंपली एक पॉइंट चार्ज की तरह है, लेकिन पॉइंट चार्ज की लाइंस 3 डायमेंशनल होती हैं और उसकी 2 डायमेंशनल है। ठीक, एक्चुअली इसकी लाइंस ऐसी है। चलो तो यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी की मदद से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब गॉसियन सरफेस में अगर मैंने इसी में स्फेरिकल सरफेस बना दी होती तो मजा आता नहीं। ये अगर मैंने स्फेरिकल सरफेस बना दी, अब आप देखिएगा इस स्फेरिकल सरफेस में हर जगह एंगल सेम नहीं है। जैसे यहीं से देख लो टॉप व्यू, एक तो क्या है कि डिस्टेंसेस अलग अलग है, इसका डिस्टेंस कुछ और, मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, एंगल बदल रहे हैं। जैसे ये ds इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ds यहां से भले ना समझ में आए, यहां से लग रहा है कि बिल्कुल सिमेट्री है, हल्का सा तिरछा करिए आपको समझ में आ जाएगा कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ds के पैरेलल नहीं है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से तो कोई काम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं सिमेट्री मुझे मेंटेन करनी है
तो इस पूरी लाइन पे सिमेट्री है, इस पूरी लाइन पे सिमेट्री है, और एक ऐसा सिलेंडर बना दूं तो अब इस सिलेंडर की पूरी सरफेस पे चारों तरफ सिमेट्री है। तो मैं वही सिलेंडर बना के दिखा रहा हूं। कहां गया अपना गॉसियन सरफेस? ये देखिएगा, ये गॉसियन सरफेस है, और अब इस गॉसियन सरफेस पे देखिएगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इस पूरी लाइन पे मैग्नीट्यूड ई है, इस पूरी लाइन पे मैग्नीट्यूड ई है, और दरअसल इस पूरे राउंड पे कर्व सरफेस एरिया पे हर जगह मैग्नीट्यूड ई है। तो फ्लक्स कितना आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फ्लक्स, और इस सरफेस से तो फ्लक्स आना नहीं है, इस सरफेस से तो फ्लक्स आना नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल है, या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। जो फ्लक्स आएगा कर्व सरफेस एरिया से आएगा, और थ्रू आउट द कर्व सरफेस एरिया ये देखिए लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही है एरिया के। आप देख सकते हैं हर जगह ये एंगल 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, हर जगह ये एंगल 90 डिग्री है सरफेस के साथ, और हर जगह 90 डिग्री है। मतलब हम सीधे ये फ्लक्स लिख पाएंगे, हर जगह मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ सिमेट्री मैग्नीट्यूड ई माना, सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एल, ये इसका फ्लक्स है। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? तो चार्ज इनक्लोज तो सीधे समझ में आएगा कि ये वाले पार्ट का चार्ज इसके अंदर है, ये वाले पार्ट का, ठीक है। और ये वाले पार्ट का चार्ज कितना है? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। एल से एल उड़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आंसर हमने निकाला था। तो यहां गॉसियन सरफेस हमने सिलिंड्रिकल मानी, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हमारी सिलिंड्रिकल है, और क्यों मानी? क्योंकि सिमेट्री थी, फ्लक्स ऐसे निकाला, ये आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी ट्रू है जब ये वाकई में ये एंगल हर जगह 90 डिग्री होता, कि हर जगह सरफेस 90 डिग्री पे काट रही थी, अभी काट रही है, और यहां से फ्लक्स 0 है फ्लैट सरफेस से। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ बदल दूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, लेंथ छोटी कर दूं। अब जरा देखिए, अब ये गड़बड़ हो गया ना, तो ये एंगल 90 डिग्री बचा, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, और ऊपर से फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही हैं, तो कुछ इन सरफेसेस से भी फ्लक्स आ जाएगा। वो हमने बनाई नहीं बीच की लाइंस, लेकिन मौजूद तो होंगी। तो ये फॉर्मूला सिर्फ तभी ट्रू है जब इनफाइनाइट लाइन की बात चल रही हो, तो आर डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला है। फाइनाइट लाइन के लिए ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है, ठीक है। तो या तो लाइन इंफिनिटी हो, या लाइन अगर फाइनाइट हो तो सेंटर के नेबरहुड में छोटे डिस्टेंस पे। तो दरअसल जो हमने सिमुलेशन देख रहे हैं हम, वो सिमुलेशन एक्चुअली क्या है कि लाइन इंफिनिटी नहीं है, लाइन हमारी फाइनाइट है, लेकिन सेंटर के नेबरहुड में छोटा सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन स्ट्रेट हो गई, और लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर्मूला हमारा लग गया। क्लियर? तो ये पहला केस देखा। अब हम इसी तरह दूसरा केस और देख लेते हैं। लाइन शीट, ये देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। यहां ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ये छोटे छोटे डॉट हैं, ये पॉइंट चार्जेस है। अगर नंबर ऑफ चार्जेस ये मैं कम ले लूं, हाँ, अब देखिए ये सरफेस तो देखिए, देखिए अब देखो सिर्फ 4 चार्जेस होते हैं। चलो यहां से देखते हैं, ये 4 पॉइंट चार्जेस होते तो इनकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनती, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ऐसी कुछ फील्ड लाइन बनती। अब ये नंबर ऑफ चार्जेस मैं बढ़ाते जाऊं, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। अब फील्ड लाइन देखें, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी फील्ड लाइन ऑन कर रहा हूं। तो इसकी फील्ड लाइन कैसी दिखती, ये कुछ इस तरह जैसे मैंने बनाया था, कुछ ही फील्ड लाइन बनाई है मैंने। अब मैं नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस जबरदस्ती आई जा रही है, एनीवे अब रहने दो। चलो ये देखिए, ये फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें भी देखिएगा एजिस के आसपास डाइवर्जेंस ज्यादा है,
चारों तरफ एजेस के आसपास लाइंस का डाइवर्जेंस ज्यादा है। देखो, लेकिन सेंटर के नेबरहुड में लाइंस आर मोर और लेस स्ट्रेट। देखो, एजेस पे डाइवर्जेंस ज्यादा है, सेंटर पे स्ट्रेट है, और ये जो ही मैं नंबर ऑफ चार्जेस और बढ़ाऊंगा, सेंटर पे स्ट्रेट होने की टेंडेंसी और ज्यादा आ जाएगी। ये टेंडेंसी और ज्यादा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये टेंडेंसी दिखाने के लिए पूरी फील्ड लाइन नहीं बना रहा हूं, सेंटर के नेबरहुड की कुछ ही लाइंस बना रहा हूं। ये अब जरा आप देखिएगा इनका डाइवर्जेंस, जब मैं नंबर ऑफ चार्जेस कम करता हूं, देखिए अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। बढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रेट की तरफ जा रही, बढ़ा रहा हूं और स्ट्रेट और स्ट्रेट, और काफी बड़ी शीट ले लेता तो ये रफली यूनिफॉर्म फील्ड लाइन हो जाती। देखो, दिख रही। और रियलिटी ये है कि ये इनफाइनाइट शीट नहीं है, ये फाइनाइट शीट के हम छोटे से हिस्से की बात करें, सेंटर के आसपास छोटा सा हिस्सा, रफली हम ये यूनिफॉर्म मान सकते हैं। और हमने क्या किया, इस बार गॉसियन सरफेस ऐसी मान ली। अब ऐसी गॉसियन सरफेस मानने से फायदा क्या हुआ कि ये हमारी गॉसियन सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बराबर डिस्टेंस पे। तो अगर ये एरिया हमारा ए होता, तो यहां से फ्लक्स E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल हम कितना लिख सकते हैं, E इंटू ए प्लस E इंटू ए। जरा समझिए, इस गॉसियन सरफेस में कर्व्ड सरफेस से कुछ फ्लक्स पास नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर दिखा देता हूं। देखिए, लाइंस ऑलमोस्ट कर्व्ड सरफेस के पैरेलल हैं? तो कर्व्ड सरफेस से तो फ्लक्स है नहीं, जो फ्लक्स है सामने वाली सरफेस से, तो और दोनों तरफ फ्लक्स है, E इंटू ए बाहर, E इंटू ए बाहर, तो टोटल फ्लक्स आ गया 2E ए, और ये Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन के बराबर होगा। और चार्ज इनक्लोज्ड कितना है ये देखिएगा। दरअसल इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, वही जो इस एरिया के अंदर है, और इस एरिया के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो इसी को सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन लिख सकता हूं। ये 2E ए था, ए से मैंने ए को उड़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रफली कांस्टेंट। ठीक, तो ये शीट का आंसर है, इनफाइनाइट शीट का आंसर है, और कहां, इसके सेंटर के नजदीक, सेंटर के आसपास ये आंसर है। ऑब्वियसली ये आंसर हमेशा कांस्टेंट नहीं है, या तो शीट इंफिनिटी हो, आप अगर फाइनाइट शीट में दूर जाओगे तो ये आंसर बदलेगा। जैसे ये जो नीचे बनी है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये रफली कांस्टेंट है स्मॉल डिस्टेंस के लिए। स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये कांस्टेंट है, बड़े डिस्टेंस पे ये कम होने लग गया। और आप लाइंस भी देख सकते हैं, लाइंस बाहर की तरफ स्लाइड डाइवर्ज हो रही है। तो क्या है कि लाइंस रफली पैरेलल थी, फिर डाइवर्जन, तो ये ऐसा हुआ। तो इस हिस्से में ऑलमोस्ट पैरेलल है, यहां डाइवर्ज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो ये हमारा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे। ठीक, तो उम्मीद है ये फील आ गया होगा कि सेंटर के नेबरहुड में हम लाइंस को स्ट्रेट और पैरेलल क्यों मान ले रहे हैं। और ये मैंने सिमुलेशन बनाने के लिए लिटरली ये किया है कि ये जितने पॉइंट चार्ज है वाकई में इतने पॉइंट चार्ज रखे, और हर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और वेक्टर समेशन कर दिया। तो इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के मैंने वेक्टर समेशन कर रखा है। ठीक है, तो ये सिमुलेशन हमारा इसको जस्टिफाई कर रहा है कि शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कब, या तो शीट इंफिनिटी हो या हम सेंटर के नेबरहुड में बात कर रहे हैं। दो और फील्ड लाइन मैं दिखा देता हूं इसी के साथ। अगला है फील्ड लाइंस ड्यू टू रिंग, क्योंकि ये बनाना काफी मुश्किल है। जरा देखिए, रिंग की फील्ड लाइंस बहुत ही अजीब सी, इस तरह की। ये बनाना बहुत ही मुश्किल था,
मैंने तो ऐसे बनाया, ढेर सारे ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस रख दिए, सबका आंसर निकाल के जोड़ दिया हर पॉइंट पे। हाँ, एटलीस्ट इससे चलो मैं ये तो फील करा ही सकता हूं। इसमें कि रिजल्टेंट इस तरफ ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये तो शायद आपको सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढेर सारे बनते सभी के, और सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट जुड़ता, बिल्कुल वही इस सिमुलेशन में दिख रहा है। कि जो अगर ये विजुलाइज नहीं कर पाए हो तो वो इसको देख लो। ये छोटे छोटे ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये पॉइंट चार्जेस है, सभी का रिजल्टेंट निकाला, ऐड कर दिया। और मैं इस लोकेशन देखिए, जब ये यहां था तो सभी रिजल्टेंट अभी नहीं कटे, 0 पे कटेंगे। देखिए सभी रिजल्टेंट एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो गया सभी चार्जेस का असर कट गया। थोड़ा आगे गया, असर जुड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन और आगे गया और ज्यादा आया, लेकिन आगे जाने पे फिर कम होने लग गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से देखिए, ये यहां से गए, R/√2 पे मैक्सिमा आता है, याद होगा, फिर ये कम होने लग गया। यहां वापस गए, 0 हुआ, एरो उस तरफ बदल गया, R/√2 पे मैक्सिमा, फिर घट गया। ये इसकी फील्ड लाइंस, ठीक है। और वैसे फील्ड लाइंस ये कुछ इस तरह थी, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बस ये बताना चाह रहा हूं कि कितनी गंदी फील्ड लाइन होती है इसकी, ठीक है। और हाँ, इन फील्ड लाइन में एक खास बात जरूर आप समझ सकते हैं कि यहां पे लाइन की डेंसिटी मैक्सिमम है। देखो यहां लाइन दूर दूर है, लाइंस कुछ ऐसी है, मिटा के मन से बना देता हूं। फील्ड लाइन जो हमने देखी कुछ ऐसी आई है, ऐसी थी कुछ। तो देखिए यहां फील्ड लाइन की डेंसिटी कम थी, यहां डेंसिटी कम है, तो यहां लाइन डेंसिटी मैक्सिमम है। और लाइन डेंसिटी मैक्सिमम होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड मैक्सिमम होना। और सही बात है, यही तो मैक्सिमम था, ये R/√2 पे, और ऐसे यहां था R/√2 पे, इधर मैक्सिमम, ठीक। तो एक बार असली वाली फील्ड लाइन रफली देख लो, ये ऐसा था, इसको मिटा देता हूं। तो यहां कहीं फील्ड लाइन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, देखिए लाइंस क्लोज होती गई फिर दूर होने लगी। लास्ट इसमें देखेंगे हम ड्यू टू डाइपोल। शायद ये डाइपोल है, दो चार्जेस है, हाँ, एक -1 कूलम है, एक +1 कूलम है, तो ये डाइपोल का पेयर है। सरफेस मैंने हटा दी, ये कुछ फील्ड लाइंस ऐसी, ठीक। अंडरस्टूड है, रेड वाला प्लस है, ब्लू वाला माइनस है, फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, और फील्ड लाइन जस्टिफाई कर पा रहे हो। अब अगर मैं चार्जेस की वैल्यू बदलता हूं तो देखिए फील्ड लाइन ये कुछ ऐसा है, जैसे ये देखिए, यहां फील्ड लाइन में मैंने आपसे क्लास में जो क्वेश्चन दिया था कि इस सॉलिड एंगल में मतलब जितनी लाइन यहां से निकली है उतनी ही लाइन जैसे यहां पे गिरी, लेकिन इससे जो लाइन डेंसिटी और यहां जो लाइन डेंसिटी है, यहां की लाइन डेंसिटी ज्यादा है, यहां की लाइन डेंसिटी कम है। सही बात है, रेड ज्यादा बड़ा चार्ज था, ये 3.8 माइक्रोकूलम है, और ये कितना है, नैनोकूलम है, शायद ये 1 नैनोकूलम है। तो ये चार्ज ज्यादा बड़ा है, इसीलिए लाइंस इसकी ज्यादा पास पास है। ये लाइन छोटा है तो लाइन रिलेटिवली दूर दूर है। तो ये हमने पिछली क्लासेस में जस्टिफाई किया था कि लाइंस रफली ऐसी होनी चाहिए। अब अगर दोनों पॉजिटिव होते तो इसको भी पॉजिटिव कर देता हूं, तो लाइंस थोड़ा अजीब है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा वो बग है कुछ। तो आप इनको इग्नोर मार दीजिए, ये जो बीच में ये अजीब सा दिख रहा है, ये वाले पार्ट को इग्नोर मार दो, ठीक है। बाकी लाइंस समझ में आ रही है कि डाइवर्ज हो रही है दो पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है।
यहां गॉसियन सरफेस का रोल ये था कि अगर मैंने गॉसियन सरफेस ये बना रखी है तो देखिए इस चार्ज से निकलने वाली हर लाइन इसमें से निकल रही है। अगर मैं चार्जेस को क्या करूं, थोड़ा सा पास पास कर दूं। अब देखिए जरा फील्ड लाइंस, तो दोनों चार्ज से निकलने वाली लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो गॉसियन सरफेस ने दो चार्ज को इनक्लोज किया है, तो फ्लक्स आया Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन। और सभी लाइन के एरो बाहर है, देखो सभी एरो रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस होता एक चार्ज माइनस होता, माइनस 1.5 और ये प्लस 1.5, सो दैट ये डाइपोल बन जाता है। अब देखिए जितनी लाइन बाहर निकल रही है उतनी लाइन अंदर आ रही है। देखें यहां से ये एरो राइट साइड से एरो बाहर है, ये देखिए एरो बाहर है, यहां से एरो अंदर है। तो इस तरीके से फ्लक्स जीरो है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो नहीं है, लाइंस हर जगह मौजूद है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस है। लेकिन अगर मैं चार्ज को बाहर निकाल के रख दूं, अब जरा देखिए इस गॉसियन सरफेस से सिर्फ फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और इस सरफेस को अगर मैं उठा के इधर ले आऊं तो इससे सिर्फ फ्लक्स अंदर आ रहा है। देखिए तो ये हमारा डाइपोल था, और यहां हम गॉसियन सरफेस में सिमेट्री कहीं नहीं दिख रही है। सिमेट्री नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं यूजिंग गॉसियन सरफेस। हाँ ये अलग बात है कि हम सुपरपोजिशन लगा के हर जगह निकाल लेंगे, जैसे ये जो निकाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट वगैरह ये सब सुपरपोजिशन करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है फील्ड लाइन समझ में आ गई होगी, और गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है ये भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम क्लास में देखेंगे। हम देखिए पॉइंट चार्ज की बात कर चुके हैं, और इसी से हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं। तो पॉइंट चार्ज का, शेल का और सॉलिड का ये हम आंसर जानते हैं। और इन सभी में तरीका क्या था, गॉसियन सरफेस बनाइए स्फेरिकल और उन गॉसियन सरफेस के थ्रू सॉल्व करिए। अब हम बात कर रहे हैं लाइन चार्ज की, ठीक है। और तीसरी बात हम करेंगे सरफेस या शीट की। तो पहले इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अंतर समझिएगा कि क्या है, क्योंकि मेन चीज वही है। सिंगल पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस चारों तरफ डाइवर्ज होगी 3D में, मतलब इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ पीछे 3D में डाइवर्ज होंगी। लाइन चार्ज की फील्ड लाइन कैसी होंगी वो समझने के लिए कि हमने क्या किया, ढेर सारे लाइन चार्ज ये रखे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इसका कंपोनेंट इसका, यहां से चार्जेस का फील्ड ऐसा, यहां से ऐसा, वर्टिकल कट गया, हॉरिजॉन्टल बचा। तो अगर ये लाइन चार्ज दोनों तरफ काफी बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह, और ये सिर्फ यहां नहीं, पूरे ऐसे सर्कल में इस तरह, ठीक है। और अब अगर सोचिए कि अगर ये लाइन चार्ज इंफिनिटी होती, मतलब ऊपर भी काफी बड़ी नीचे भी काफी बड़ी, तो ये ई सिर्फ यहां नहीं है, यहां भी ई होगा, यहां भी ई होगा, यहां भी ई, यहां भी ई, ये कुछ ऐसा। यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा और थ्रू आउट द सर्कल ई आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर पे ई आएगा तो आर डैश पे भी ई आएगा, इस पे ई डैश आएगा, हां डायरेक्शन ये आएगी, मतलब रेडियली आउटवर्ड आएगा। आर डिस्टेंस पे ई, आर डैश पे ई डैश, आर डबल डैश पे ई डबल डैश, फील्ड लाइन कुछ इस तरह होंगी, ठीक है। तो मेन चीज यही थी कि हमें यह समझ में आना जरूरी है कि इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह है। यहां का व्यू ऐसे दिख रहा है, जब मैं यहां से देखता ऊपर से तो ये व्यू लाइन चार्ज इस तरह दिखती और ये फील्ड लाइन ऐसी दिखती। ये और ये भले ही फिगर दोनों दिखने में एक से हैं, लेकिन शायद ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइंस सिर्फ सर्कुलरी सिमेट्रिक हैं, सर्कुलर, और ये 3 डायमेंशनल में सिमेट्रिक थी।
तो हमने इसमें क्या किया था कि जो गॉसियन सरफेस बनाई थी वो ऐसी बनाई थी और ये एक स्फीयर था, 3 डायमेंशनल स्फीयर, और यहां बना था E डॉट ds का क्लोज्ड Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला बन गया था। लेकिन यहां जरा सोचिए कि स्फीयर बनाने में फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्फीयर बनाते तो एक छोटी सी दिक्कत होती, यहां पे फील्ड लाइन बदलती, जैसे सोचिए डिस्टेंस बदल रहा है तो फील्ड लाइन बदल रही है, नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। एक तो डिस्टेंस बदल रहा है, इसका डिस्टेंस कुछ और, इसका डिस्टेंस कुछ और, इसका कुछ और। उससे भी बड़ी समस्या एक और है कि एंगल भी बदल रहा है, सरफेस का ds वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ds वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ds इसके पैरेलल है, तो जैसे E होता ये E डैश होता। तो आप इस सरफेस का फ्लक्स लिख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस सरफेस का शेप ये ले लूं, अब तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है इस पूरे में। लेकिन हम सरफेस हमेशा क्लोज लेते हैं तो हमें टॉप और बॉटम भी बात करनी है, लेकिन यहां आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। समझिएगा, इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहां पे डिस्टेंस बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यहां वेरिएबल था लेकिन इंटीग्रेशन फिर भी नहीं करना पड़ा, यहां वेरिएबल था। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और जहां तक यहां की बात करें तो यहां से फ्लक्स हम सीधे निकाल सकते हैं, तो अगर हम इसका E डॉट ds निकालते तो ये आता E डॉट ds कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया E डॉट ds बेसिस का इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, और चूंकि सभी का डिस्टेंस r है तो सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E मान सकता हूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर E इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल, एल क्या है? ये लेंथ, और बेसिस का दोनों का आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? चाहे मैं ऊपर बात करूं चाहे नीचे बात करूं, परपेंडिकुलर है, और Q इनसाइड इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन, एल से एल कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आंसर हमें पहले से बताया, पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, आंसर ये आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने स्फेरिकल सरफेस ली, यहां पे हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ली। अब तीसरा इंटरेस्टिंग हम देखते हैं, शीट। अब जरा सोचिए कि ये शीट दोनों डायरेक्शन में चार्जेस हैं, लाइन में सिर्फ इस डायरेक्शन में थे, शीट में इस डायरेक्शन में भी चार्ज है। अब मैं अगर यहां से डिस्टेंस r पे फील्ड लाइन बनाता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता ऐसे। मुझे पता नहीं आंसर क्या आएगा, लेकिन r डिस्टेंस पे हमने E माना। अब अगर सोचिए कि ये शीट इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, चारों तरफ इंफिनिटी होती, तो सेंटर के नेबरहुड के सभी पॉइंट सिमेट्रिक होते, क्योंकि इस तरफ भी ढेर सारे हैं, इस तरफ भी ढेर सारे, इस तरफ भी ढेर सारे, इस तरफ भी ढेर सारे, तो सभी पे हम ये कह सकते हैं, ये काफी बड़ी शीट होती तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर के आसपास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल आएंगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि जैसे यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये इस शीट का सेंटर है और इसके आसपास के कई पॉइंट इस शीट के सेंटर हैं, क्योंकि शीट एक्सट्रीमली लार्ज है। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि भले ही हमें यह पता ना हो कि डिस्टेंस r के साथ वेरिएशन कैसा है, लेकिन डिस्टेंस r पे कहीं भी हम बात करते सेंटर के नेबरहुड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E आता, और उस तरफ E आएगा तो इस तरफ भी r डिस्टेंस पे बिकॉज ऑफ सिमेट्री E आएगा, लेकिन इस तरफ। वंस अगेन मैं नहीं कह रहा हूं कि ये
आर पे डिपेंड करेगा कि नहीं, लेकिन सेम आर पे सेम आंसर आएंगे। अब जरा हम देखते हैं कि स्फेरिकल सरफेस लेने से काम बनता कि नहीं। तो अगर हम इसमें स्फेरिकल सरफेस लेते तो काम नहीं बनने वाला था। क्यों? क्योंकि देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा डिस्टेंसेस बदल रहे हैं, गड़बड़ हो गया। अब हम शीट सिलेंडर लेते, वो वाला जो हमने अभी लिया था ऐसा, ये सिलेंडर में भी यही प्रॉब्लम आती कि डिस्टेंस सरफेस से बदलता, अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग होते। लेकिन अगर मैं इसी में ऐसा सिलेंडर ले लूं, ये कुछ इस तरह का सिलेंडर ले लूं, अब ये सभी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है और सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी सभी पॉइंट आर डिस्टेंस पे हैं, सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस एरिया वाले पॉइंट हैं, इनका डिस्टेंस इस शीट से बदल रहा है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया वेक्टर और ई भले ही वेरिएबल हो, हर जगह है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर नहीं आएगा, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो है। तो जो फ्लक्स आएगा सिर्फ लेफ्ट और राइट पार्ट का आएगा। तो E डॉट डी एस का क्लोज्ड Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, तो ये आता कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्लैट एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया का इस बार जीरो है और फ्लैट एरिया का EA प्लस EA है। सोचिए इसका एरिया अगर मैं A मानूं तो EA पैरेलल है, EA ये भी पैरेलल है, दोनों आउटवर्ड जुड़ गए। और Q इनसाइड कुछ और नहीं सिग्मा A है, क्योंकि अंदर शीट इसके चार्ज कितना है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इंटू दिस एरिया, ये चार्ज इसके अंदर है। बड़ी अच्छी बात है, एरिया तो कट ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और खास बात ये वाकई में आर पे इंडिपेंडेंट आया, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ आर कब तक है? जब तक हम सेंटर के आसपास हैं, ठीक है, जब तक ये शीट इंफिनिटी है। इसका मतलब लार्ज डिस्टेंस पे आंसर कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये हम तीनों केस समझे। अब तीनों केस में एक बार हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या है। पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन 3D में डाइवर्ज कर रही थी, ये चारों तरफ डाइवर्ज कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के आया। लाइन चार्ज दरअसल डाइवर्ज तो कर रहा था, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन में डाइवर्जेंस खत्म हो गया, क्योंकि ये ऐसे तो डाइवर्ज कर रहा है, इस डायरेक्शन में डाइवर्जेंस नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/r। और शीट का फील्ड लाइन किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ज नहीं कर रही है, ये पैरेलल है, तो ये आया कांस्टेंट, ठीक है। हालांकि चाहे तो आप इसी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन एक और थी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स डेंसिटी ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप यहां समझ सकते थे ये डिपेंडेंसी कि अगर मैं यहां गॉसियन सरफेस ये बना रहा हूं तो फ्लक्स तो जितना निकलना है वो कांस्टेंट है, एरिया कितना आ रहा है 4πr²। ऐसे ये बनाते तो इसका इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो तो फिक्स हो गया। फ्लक्स कितना हो गया λL/ε। मतलब ये अगर मैं रेडियस बढ़ाता तो क्या अंतर आता, लेकिन सरफेस एरिया डिवाइड करते तो कितना आता 2πrl। और यहां से भी जितना फ्लक्स निकलता कितना सिग्मा इंटू ई। और एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये गॉसियन सरफेस बनाई, ये रेडियस r है, लेकिन ये r पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों? अगर मैं ये यहां भी बनाता तो जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है, बराबर एरिया है, तो फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, दरअसल दो एरिया हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये कुछ ऐसा। बस मैं ये ऐसे कहने के लिए आपसे बात कर रहा हूं कि सिर्फ आप इस सरफेस और इस सरफेस में कंपेयर करें। ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है।
तो जितना फ्लक्स इससे निकला उतना ही फ्लक्स इससे निकला, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी यहां जितनी थी यहां 1/4 हो गई। क्यों? एरिया 4 गुना। इसीलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 है। लेकिन अगर मैं यहां ये दो मैं बात करता तो इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 2R, लेकिन अब एरिया A से 4A नहीं हुआ है, सिर्फ 2A हुआ है, क्योंकि ये डायमेंशन सेम है। तो एरिया A से 2A हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E से E/4 नहीं, E/2, तो 1/R फॉर्मूला है। यहां पे जो R पे एरिया आता वही एरिया 2R पे आता, एरिया दोनों जगह बराबर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आता वही यहां आता, क्योंकि जितनी लाइंस इससे निकलती उतनी इससे निकलती। तो शायद आप समझ पाए होंगे, यही एग्जैक्टली लाइट के केस में होता है। आप इस लाइट को बल्ब की लाइट समझिए, बल्ब से निकलने वाली लाइट, और इसको ट्यूबलाइट समझिए कि ट्यूबलाइट से बड़ी लंबी ट्यूबलाइट है, उससे लाइट बाहर निकल रही है। और ये समझिए कि फ्लड लाइट्स हैं, ढेर सारी लाइट इसमें जो स्टेडियम में लगी होती है। अब अगर आप देखें तो इसकी ब्राइटनेस, इसकी इंटेंसिटी 1/R² पे डिपेंड करती है। इसकी इंटेंसिटी 1/R होती है, इसकी इंटेंसिटी रफली कांस्टेंट होती है। बल्ब में अगर आप डिस्टेंस डबल करोगे तो लाइट की ब्राइटनेस आधी हो जाएगी, लेकिन यहां डिस्टेंस डबल करने पे ट्यूबलाइट में ब्राइटनेस आधी नहीं होगी। सॉरी, क्या कर रहा हूं, बल्ब के केस में डिस्टेंस अगर आप डबल करोगे तो ब्राइटनेस 1/4 हो जाएगी। तो घर में अगर बल्ब लगा हो तो आपने जरूर फील किया होगा कि बल्ब के पास काफी तेज है और जो ही आप दूर जाते हैं काफी तेजी से ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो बल्ब के केस में ब्राइटनेस 1/R² पर डिपेंड करती है, लेकिन ट्यूबलाइट में उतनी तेजी से गिरती नहीं है लाइट जितनी तेजी से बल्ब में गिरती है। ठीक है, गिरेगी लेकिन 1/R पे। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा है, इसको आप समझ सकते हैं ढेर सारी ट्यूबलाइट पैरेलल में लगी है, एक ट्यूबलाइट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे, तो पूरी शीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंटेंसिटी काफी स्लो गिरेगी। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, 1/R²। इसका ग्राफ अकेले में 1/R² और 1/R समझ में आएगा नहीं। हाँ, ये जरूर समझ में आ रहा है, ये जल्दी गिर गया, ये थोड़ी देर से गिरा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा, दरअसल ऐसे कि रफली कांस्टेंट है काफी हिस्से के लिए, फिर उसके बाद ये स्लो डिके करने लगा, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि असली में थोड़ी ना इंफिनिटी है। ठीक, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आए, इसीलिए फ्लड लाइट्स यूज करते हैं। या आपने क्लासरूम में देखा होगा कि क्लासरूम में लाइट कुछ ऐसी लगी है पूरे में इस तरह, और पूरे में लाइट लगी है, इसीलिए थ्रू आउट द क्लासरूम रफली यूनिफॉर्म लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक तरह से इन्फाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रही है लाइट। तो यहां जो इस डिस्टेंस पे लाइट लगेगी और इस डिस्टेंस पे लाइट लगेगी, दोनों जगह रफली इंटेंसिटी बराबर दिखेगी, I1 और I2 बराबर होगी। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल एक ट्यूबलाइट लगी होगी तो 1/R पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल एक बल्ब लगा होगा 1/R²। तो इससे आपको कुछ हद तक ये याद रहेगा कि कब 1/R² है, कब 1/R है और कब कांस्टेंट है। ठीक, हाँ, इसका लॉजिक जस्टिफाई, इंटेंसिटी कुछ और नहीं, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कुछ और नहीं, पावर पर यूनिट एरिया है। तो बल्ब अगर P वॉट का है, अगर ये P वॉट का बल्ब है तो एरिया कितना है, 4πR², ये इसकी इंटेंसिटी है। ऐसे ही ट्यूबलाइट अगर P वॉट की है तो P/R 2πRL टाइप का। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है। चलो, तो ये रफली एक आइडिया दिया मैंने। चलो, तो कंक्लूजन ये था कि 3 तरह की गॉसियन सरफेस देखी। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, आंसर 1/R² आया। लाइन चार्ज के लिए हमने देखा तो सिलेंड्रिकल, आंसर 1/R आया। इनफाइनाइट शीट के लिए हमने देखा आंसर कांस्टेंट आया, और गॉसियन सरफेस हमारी सिलेंड्रिकल है। और हालांकि जरूरी नहीं था सिलेंड्रिकल, आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्यों? क्योंकि इनका तो आंसर आएगा नहीं, परपेंडिकुलर है।
जो आंसर आएगा इसका आएगा, और इसमें सीधे एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इंटू ए प्लस ई इंटू ए, और जो एरिया इधर है वही एरिया यहां चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो कोई रूल नहीं था सिलेंड्रिकल बनाए, बस इसके पैरेलल होनी चाहिए ऐसी, और दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। बराबर क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था कि आंसर ये E1 और ये E2 सेम है, हमें पता नहीं था E1 E2 सेम है, इसीलिए हमने सेम डिस्टेंस पे R माना, सो दैट सेम ना भी हो तो इन दोनों पे तो आपस में बराबर निकले। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो R पे इंडिपेंडेंट आया। ठीक है, और लाइन चार्ज के लिए हमारी सरफेस कुछ ऐसी थी, पॉइंट चार्ज के लिए हम बात कर चुके थे, ऐसी थी।